हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स इन अ सेंटेंस है। इस पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस और 2 वीडियोस बना चुका हूं, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें भी हम लोग उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि सेंटेंस को ग्रामेटिकली या मीनिंग वाइज गलत कर देते हैं। तो उसको कैसे करेक्ट करना है ये भी हम जानेंगे। तो सेंटेंस में इनका सही इस्तेमाल और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, आज उसी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पिछले 2 वीडियोस शॉर्ट थे। आप एंड तक पूरा देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑल रखें, ऑल मोड में रखें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इसका अपडेट पहले मिल जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जो पहला सेंटेंस आज लिया है वो है आई आस्क्ड मैक इफ ही वॉज कमिंग। अर्थ है कि मैंने पूछा मैक से यदि ही वॉज कमिंग, वो आ रहा था। एक्चुअली पढ़ने से कुछ इस तरह का भी मीनिंग भी आता है कि मैंने मैक से पूछा कि क्या वो आ रहा है या आ रहा था। ओके, तो यहाँ जो रॉन्गली यूज्ड वर्ड है वो है इफ़। इफ़ के जगह वेदर का यूज़ होगा। आई आस्क्ड मैक वेदर ही वाज कमिंग। दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो ये है, इफ़ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में लगाते हैं और इसमें किसी तरह के रिप्लाई की उम्मीद नहीं होती, जैसे आस्क him if he comes, मैं उससे पूछूंगा यदि वो आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम if का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें 2 क्लाउज हैं और कंडीशनल क्लाउज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ किसी से कोई सवाल का रिप्लाई मिलने की उम्मीद नहीं है, पर इस सेंटेंस में मैंने मैक से पूछा कि यदि वह आ रहा था, तो यहाँ पे एक रिप्लाई आ सकता है मैक्स की तरफ से, यस और नो, कि वो कुछ पूछ रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। तो जहाँ पे यस और नो में रिप्लाई होने के चांसेस हैं सवाल करने पर, तो आप इफ़ का यूज़ ना करें बल्कि वेदर का यूज़ करें। और दोस्तों, ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको नरेशन में काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लें कि हमें इफ़ या वेदर कब लेना है। ठीक है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नया सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2, वी वर वार्न्ड अबाउट द डेंजर। तो बताइए इसमें क्या गलती है, कौन सा वर्ड रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम है, प्रीपोजिशन बदला जाएगा, अबाउट की जगह ऑफ होगा। ठीक है, वार्न के साथ ऑफ का यूज़ करें। वैसे ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों? कुछ ऐसे वर्ब, मेन वर्ब या एडजेक्टिव होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा वो वर्ड या एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब जब भी आता है तो अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन ज़रूर लेता है अपने वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अपने सेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। उसी को हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की लिस्ट आप चैप्टर में देख सकते हैं। प्रीपोजिशन के चैप्टर में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वार्न के साथ ऑफ का यूज़ होगा कि हम लोग वार्न ऑफ द डेंजर, डेंजर से हम वार्न थे, यानी हमें पहले से पता था या हमें इस बारे में चेतावनी दे दी गई थी। ठीक है,
और ऐसा नहीं है कि वार्न के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिक खतरे की बात हो। अभी पिछले इस सेंटेंस में जब भी ऑफ लगाना है तो जो आपको चेतावनी दी गई है वो खतरे की दी गई है, मगर किस तरह का खतरा है, डेंजर है, ये डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए ऑफ का यूज़ होगा। लेकिन अगर खतरे का पता हो, जैसे आपको पता हो कि किस बारे में वार्न किया जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं सॉरी वार्न अबाउट होगा, तो यू कैन राइट वार्न अबाउट द बम्प्स BUMPS बम्प्स ऑन द रोड, कि भाई सड़क में आगे जो है बहुत सारे बम्प्स हैं, चढ़ाव हैं, तो उसके बारे में हमें वार्न कर दिया गया था। तो यहाँ पे चूँकि खतरा जो भी है, जो भी जिस बारे में वार्न किया जा रहा है वो हमें पता है, वो स्पेसिफिक है, इसलिए वार्न के साथ अबाउट जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ डेंजर है और कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है तो ऑफ का यूज़ कीजिए। क्लियर? चलें फिर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, सेंटेंस नंबर 3rd। सो वी हैव आवर सेंटेंस नंबर 3rd हियर। जॉन हैज़ नॉट कम टू ऑल्सो, कह रहा है कि जॉन नहीं आया है, या यहाँ पे भी लगा हुआ है कि जॉन भी नहीं आया है। चलो फिर यहाँ पे आपका जो एरर है वो यहाँ है, टू और ऑल्सो के बजाय ईदर का यूज़ होगा। ठीक है, ईदर का मतलब भी होता है, जैसा कि टू और ऑल्सो का मतलब होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसलिए जिस सेंटेंस में नॉट होता है यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रू एंड ऑल्सो का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके आप ईदर का यूज़ कर सकते हैं। और एक खास बात याद रखेंगे, ईदर को हम वाक्य के एंड में लगाते हैं, जैसे आई एम नॉट गोइंग ईदर। जैसे किसी ने कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा, तो आप कह सकते हो हाँ यार मैं भी नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग ईदर। ठीक है, तो ईदर को वाक्य के एंड में रखा जाता है। अब किसी और एक्सरसाइज में मैं आपको टू और ऑल्सो और इवन का जो यूज़ होता है इसका मतलब भी होता है, ये मैं आपको अगले किसी एक्सरसाइज में बता दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे ईदर कर ले, जॉन हैज़ नॉट कम ईदर, कि जॉन भी नहीं आया, बाकी लोग तो नहीं आए पर जॉन भी नहीं आया। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4 में है एनी ऑफ दिस टू बॉयज आर गुड। दोस्तों इस सेंटेंस में जो गलती है वो है एनी का यूज़ नहीं होगा, इसके स्थान पे ईदर का यूज़ करें। ईदर का यूज़ होता है टू में से, दो में से किसी एक व्यक्ति के लिए, दो में से कोई एक, ना कि दोनों, कोई एक व्यक्ति या वस्तु हो। तो जब हम किसी दो में से एक व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई बात करते हैं तो ईदर का यूज़ करते हैं, ना कि एनी। एनी का यूज़ होता है मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज़्यादा हो तो आप एनी या एनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टू के जगह 3 होता तो ये सेंटेंस सही था, एनी ऑफ दिस 3 बॉयज आर गुड, लेकिन 2 है। अच्छा, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो भी ये सेंटेंस सही था, एनी ऑफ दिस बॉयज, क्योंकि फिर भी पता है कि ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 हैं इसलिए ईदर का यूज़ किया जाएगा। क्लियर? तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सेंटेंस को लेते हैं। आई स्पेंड माई हॉलीडेज इन अ कंट्री, मैं अपनी छुट्टियाँ बिताता हूँ एक देश में। अ कंट्री का मतलब होता है कोई देश, जैसे फ्रांस, जापान, इंडिया, ऐसा कोई देश। तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी छुट्टियाँ कहाँ बिताते हैं? किसी देश में। इन केस आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हर साल अपनी छुट्टियाँ किसी जापान, फ्रांस या सिंगापुर जैसे देश में बिता सकते हैं, तब तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर नहीं तो आ के जगह द का यूज़ होगा। इन द कंट्री, इन द कंट्री का मतलब होता है विलेज, ऐसा गांव या ऐसा एरिया
जहाँ पे टाउन नहीं है, जहाँ पे टाउन नहीं है या फिर कोई शहर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टाउन नहीं है या शहर नहीं है, सिटी नहीं है, उस एरिया को द कंट्री कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि मैं अपनी छुट्टियाँ ऐसा जगह बिताता हूँ जहाँ शहर नहीं है, कोई सिटी नहीं है, एक तरह का वो शहर के इलाके का एरिया है या गांव होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। और अगर आप वाकई में छुट्टी किसी देश में बिताते हो तो इन अ कंट्री सेंटेंस करेक्ट है। चले, क्लियर हो गया होगा। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। द क्लास स्टार्ट्स एट 6:30। यहाँ पे दोस्तों 6:30 नहीं होगा बल्कि 6:30 होगा, ठीक है, 6:30। द क्लास स्टार्ट्स एट 6:30, यानी क्लास जो है 6:30 बजे शुरू होगी। जब टाइम का बोध हो तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए, 6:30, 8:30, 7:30। और ये आप यूज़ करेंगे जब कोई किसी चीज़ की हाइट बतानी हो, ठीक है, जैसे सांप की लंबाई है तो 6.5 फीट, या पिलर है तो आप 6.5 फीट कह सकते हैं। लेकिन जब टाइम बताना हो तो 6:30 वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ही डज़ नॉट हियर मी। ओके दोस्तों, आप जानते हैं कि हियर के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है, वो होता है लिसन, सुनना। ये भी सुनना, ये भी सुनना। तो एक्चुअली यहाँ पे लिसन होगा और साथ में टू भी लगेगा, हियर तो नहीं होगा। एंड द रीज़न इज, रीज़न क्या है? तो रीज़न है, हियर का यूज़ होता है कि कोई बात जब आपके कानों तक पहुंच जाए या ना पहुंचे तो आप हियर का इस्तेमाल करते हैं। सुन लिया तो उसने मुझे सुना, तो आप कह सकते हो ही हर्ड मी। नहीं सुना तो डिड नॉट हियर मी, ठीक है। और अगर कोई बात आपसे कही जाए और आप उसको अनसुना कर देते हो, कानों तक तो गई मगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उस बात पे ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे लिसन का यूज़ होता है। अब यहाँ कह रहा है कि वो मुझे नहीं सुनता है। अब भाई या तो वो आदमी बहरा हो, तब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि वो नहीं सुनता है, लेकिन आप सिर्फ आप बहरा होगा तो ये तो नहीं कि वो सिर्फ आपको नहीं सुनता है, वो किसी को नहीं सुनता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी लगा है, मतलब केवल आपकी बात हो रही है, इसका मतलब है कि वो आपकी सुनता नहीं है, आपको सुनता है मगर आपकी सुनता नहीं है। दैट मीन्स कि वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पे लिसन का यूज होगा, ना कि हियर का। क्लियर है? चलें नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ही केम यस्टरडे नाइट। तो यहाँ यस्टरडे नाइट नहीं होगा बल्कि लास्ट नाइट होगा, पिछली रात को आया था। ही केम लास्ट नाइट। अक्सर क्या होता है, लोग टुडे वगैरह लगा के टुडे नाइट या टुडे मॉर्निंग कर देते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं, या फिर टुडे इवनिंग करते हैं। तो एक्चुअली वो टुडे नहीं होना चाहिए आप, बल्कि इन जगहों पे ऐसे तो टुडे नाइट का हम टुनाइट कर देते हैं, ये एक शब्द में हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग में अगर आपने टुडे मॉर्निंग किया है या इवनिंग में टुडे इवनिंग किया है, तो यहाँ पे टुडे के जगह आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही केम दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है। उसी तरह यस्टरडे नाइट के जगह आप लास्ट नाइट का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। दिस फिल्म विल बी प्लेड शॉर्टली। ओके, यहाँ पे प्लेड नहीं होगा, फिल्म है भाई, कोई फुटबॉल का मैच नहीं है कि उसको खेला जाएगा। तो यहाँ पे शोन यूज़ होगा, शो का 3 फॉर्म जो है शोन यूज़ होगा। दिस फिल्म विल बी शोन, ये फिल्म दिखाई जाएगी। शॉर्टली मतलब जल्द ही, तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा। वैसे आजकल हम लोग बोल देते हैं मूवीज प्लेइंग, लेकिन फिल्म या मूवी में हम लोगों को शो यूज़ करना चाहिए, ये मच बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कि आज ये फिल्म दिखाई जाएगी। दिस मूवी विल बी शोन टुडे, जैसे यहाँ पे किया, दिस फिल्म विल बी शोन शॉर्टली।
क्लियर? तो इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज़ पुट 5 किलोज इन 4 months, कि उसने 4 महीने में 5 किलो का वज़न 5 किलो वज़न बढ़ा लिया। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन का पीरियड है, हर कोई बैठा हुआ है, तो वज़न तो बढ़ाना ही है, मेरा खुद का बढ़ा है। तो एक्चुअली पुट के साथ यहाँ पे आप ऑन भी ऐड कर ले। इट्स लाइक फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे मैंने बताया था कि कुछ वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स करके चलते हैं। तो यहाँ पुट ऑन होगा। पुट ऑन का मतलब हो गया वेट बढ़ाना, ठीक है। और अगर आपको वेट घटाना है तो आप टू लूज वेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शी हैज़ लॉस्ट 5 किलोज, उसने 5 किलोज यानी 5 किलो वजन जो है कम कर दिया। तो घटाने के लिए लूज यूज करें और बढ़ाने के लिए पुट ऑन यूज करें। तो शी हैज़ पुट ऑन 5 किलोज इन 4 months, उसने 4 महीने में 5 किलो का वजन पुट ऑन कर लिया है। अक्सर लोग बोलते हैं भाई तुमने कितना वजन पुट ऑन किया हुआ है, अपना देखो, मुझे क्या देख रहे हो। तो ये वही है पुट ऑन, क्लियर? चलें आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जेम्स गेव हिज एग्जाम्स। ओके, आई थिंक कि ये आपके लिए इजी होगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम को लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे गेव का यूज़ नहीं होगा, टुक होगा, भी टू लेंगे। जेम्स टुक हिज एग्ज़ाम। और जो टीचर्स होते हैं वो एग्ज़ाम को देते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको माहौल इन्वायरमेंट देते हैं, क्लासरूम देते हैं, पेपर देते हैं, इवन पेन भी दिया जाता है। तो ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं। तो टीचर्स गिव द टेस्ट और एग्ज़ाम, और स्टूडेंट्स क्या है कि ये सारी सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स टेक द एग्ज़ाम होता है, ठीक है। हालांकि हिंदी में हमारे यहाँ उल्टा है, हम किसी से पूछे कहाँ जा रहे हो तो बोलते हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बट इंग्लिश में देना नहीं होता, एग्ज़ाम लेना होता है। तो टीचर्स एग्ज़ाम को देते हैं और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। द बॉय केम इन स्लोली, ठीक है। और लड़का जो है धीरे धीरे अंदर आ गया। अब यहाँ पे धीरे धीरे, धीमे धीमे, अब जो भी कहें, स्लोली बोलचाल में अच्छा लग रहा होगा पर होता नहीं है। 2 बार स्लोली लिखने से अच्छा है कि हम एक बार क्वाइटली लिख लें। द बॉय केम इन क्वाइटली, कि बॉय जो है चुपके से घर में घुस गया, ये चला आया, ठीक है। तो स्लोली ना बोले, बल्कि उसके जगह पे क्वाइटली का यूज़ करें, ये मच बेटर है। अब रिपीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है स्लोली। या तो आप केवल स्लोली एक बार ले लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से अच्छा है कि आप एक ऐसा वर्ड यूज़ करें जो इस एक्सप्रेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोली के बजाय क्वाइटली यूज़ करें। द बॉय केम इन क्वाइटली, लड़का अंदर आ गया चुपके से, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यू आर राइट, कि मेरे विचार से या मेरे विचार के अनुसार तुम सही हो। एक्चुअली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं होगा, इसमें आप इन माई ओपिनियन का यूज करें। इन माई, अकॉर्डिंग टू हटा दीजिए, इसके जगह पे इन माई लगाइए। इन माई ओपिनियन यू आर राइट, ठीक है। कई लोग अकॉर्डिंग टू मी भी लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत है, बल्कि ये पूरा गलत है। देखिए, अकॉर्डिंग टू लगता है जब कोई दूसरे व्यक्ति के अनुसार कोई बात हो, जैसे अकॉर्डिंग टू माई फादर, अकॉर्डिंग टू माई फादर, मेरे पिताजी के अनुसार ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन अपने अनुसार हो तो अपने विचार से, अपने राय में, तो जब अपनी राय बतानी हो तो इन माई ओपिनियन का यूज करें। और जब किसी दूसरे की राय जाहिर करनी है, बतानी है, तो आप अकॉर्डिंग टू का यूज़ करें। बस फंडा क्लियर है। अपनी राय इन माई ओपिनियन, दूसरे की राय में है तो अकॉर्डिंग टू, क्लियर। चले लेट्स टेक नेक्स्ट सेंटेंस। वी मस्ट बी केयरफुल इन द फ्यूचर। ओके, यहाँ पे इन द फ्यूचर नहीं होगा, इन फ्यूचर होगा।
देखिए इन फ्यूचर का मतलब होता है फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से, कि भाई अब से ऐसा नहीं करना या आगे से ऐसा मत करना। हम लोग कहते हैं ना आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हो गया वी मस्ट बी केयरफुल, कि हमें केयरफुल रहना चाहिए अब से या आगे से। क्लियर। लेकिन अगर आपने इन द फ्यूचर कहा तो इन द फ्यूचर का मतलब हो जाता है इन कमिंग टाइम, आने वाले समय की आप बात करो। इन कमिंग टाइम भविष्य में, कि भविष्य में, आगे से मतलब अभी से जुड़कर नहीं, बल्कि एक टाइम होगा, फिक्स होगा भविष्य में, उसकी बात हो रही है। तो तब तक के लिए हम केयरफुल ना रहें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो सेंस क्या होगा कि हम अब से केयरफुल रहेंगे, ना कि भविष्य में केयरफुल रहेंगे। भविष्य में का मतलब कि अभी कभी भी हो सकता है, वो 6 साल बाद भी हम केयरफुल हो सकते हैं, ऐसा भी सेंस जा सकता है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम उसको अगर किसी को वार्न कर रहे हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि तुम्हें अब से ऐसा नहीं करना, मतलब अब से यानी आगे से, ठीक है, ना कि भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि भाई आगे चलकर कभी भी ऐसा मत करना, तब आपके लिए इन द फ्यूचर करेक्ट है। अदरवाइज इन फ्यूचर का यूज़ होगा कि हमें आगे से होशियार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट सेंटेंस। ऑल पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा रीजनिंग टाइप आपको लगेगा। ऑल पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया कि सभी लोग मेहनती नहीं होते। ठीक है, सभी लोग। तो यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि ऑल पीपल आर लेजी। अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑल पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो इसका मतलब हो गया कि सभी लोग लेजी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सब लेजी हैं, भाई मेहनती भी है, मेरे जैसे लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था नॉट ऑल पीपल, नॉट ऑल पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑल पीपल आर हार्ड वर्किंग। अब इसका मतलब हो जाएगा कि सारे लोग, नॉट ऑल पीपल, कि सभी लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, मतलब कुछ लोग लेजी हैं। क्लियर। इसका मतलब हो जाएगा कि सभी लोग हार्ड वर्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ लोग लेजी भी होते हैं। लेकिन आपने बोल दिया ऑल पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो मीनिंग हो जाएगा कि सभी लोग लेजी होते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। तो वो मीनिंग थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए आप ये यूज़ करें नॉट ऑल पीपल आर लेजी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना नॉट ऑल, नॉट, अगर आप बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ कि ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, कि सारे लड़के स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लड़के हो गए। अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ ऑल बॉयज़ और नॉट स्मार्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सारे लड़के स्मार्ट नहीं हैं। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लड़के स्मार्ट होते हैं कामों से और भी तरीक़ों से। तो बल्कि ये होना चाहिए कि नॉट ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, नॉट ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। इसका मतलब हो जाएगा कि नॉट ऑल बॉयज़, सारे लड़के नहीं, कुछ लड़के हैं पर सारे लड़के स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ लड़के स्मार्ट हैं। तो ये सही कॉन्सेप्ट है, इसको यूज कीजिए और नॉट ऑल को पहले रखिए, ना कि इस तरह का कोई सेंटेंस आप बोलिए। हाँ, अगर यही मीनिंग है तो आप बोल सकते हैं। ओके, चलें नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई शोड टू हर सम ऑफ माई पिक्चर्स। ओके, तो इस सेंटेंस में टू हर, देखिए यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं, या तो आप आई शोड हर कर दीजिए इस जगह पे, या फिर आई शोड सम ऑफ माई पिक्चर्स और एंड में लगा दीजिए टू हर। आई शोड सम ऑफ माई पिक्चर्स टू हर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो, लेकिन ये नहीं होगा, आई शोड टू हर नहीं होगा। वजह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये थोड़ा विस्तार में समझने की चीज़ है, जो अगर मैं अभी यहाँ डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कभी कभी सेंटेंसेज में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैं सेंटेंस बताता हूँ, ही गेव मी अ पेन।
तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक पेन। मी यानी जिसको मिला, और पेन क्या मिला। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको, उसमें एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। कौन कैसा होता है ये डिटेल में जानने की चीज़ है, तो आज तो नहीं कर पाएंगे, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिना प्रीपोजिशन के आते हैं। तो अगर आपको इसको यहाँ रखना है इस जगह पे, तो टू के बिना रखना होगा, ठीक है, अगर वो वर्ब के साथ लेना है तो आई सोड हर सम ऑफ माई पिक्चर्स। और अगर इसको यहाँ नहीं रखना है तो आप कहें आई सोड सम ऑफ माई पिक्चर्स टू हर, फिर आप एंड में ले जाएंगे तो टू प्लस लेके जा सकते हैं, क्लियर। पर बीच में आई सोड टू हर नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशन के बिना रखते हैं, वो भी अगर वो वर्ब के जस्ट आगे जा रहा हो तो, क्लियर। चले तो आगे लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई विल नीड एन आवर टू डू इट, कि मुझे इसको करने में 1 घंटे लगेंगे। तो आई विल नीड के जगह होगा इट विल टेक मी, या ये होगा इट विल टेक मी एन आवर टू डू इट, कि मुझे ये करने में 1 घंटे लगेंगे। तो यहाँ नीड की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो ये आप एक्सप्रेशन यूज़ करें, इट विल टेक मी, कि मुझे लगेगा, चीज़ वही है जो आप कहना चाह रहे हो, बस परोसने का तरीका अलग है। तो मुझे लगेगा 1 घंटे, आधा घंटे, जो भी लगेगा। तो इट विल टेक मी एन आवर टू डू इट, टू डू दैट, ना कि आई विल नीड, मुझे 1 घंटे की ज़रूरत होगी, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं। हिंदी में चलो कह सकते हैं, पर इंग्लिश में इट विल टेक मी, मुझे आधा घंटा लगेगा, इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू डू इट, ऐसा, क्लियर। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ओके, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आज के बाद ये क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सेंटेंस में आप ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि ऑल जब एवरीथिंग यानी वस्तु के अर्थ में रहता हो तो आप इसके साथ इज़ का यूज़ कीजिए, और ऑल से जब व्यक्ति का बोध होता हो, एवरीबॉडी यानी पर्सन का, तो उसके लिए आप आर का यूज़ कीजिए। तो बस इतना सा मामला है, वस्तु है तो इज़ लगाइए, ऑल से बॉडी का सेंस आ रहा हो तो यानी पीपल लोगों का सेंस आ रहा हो तो आर लगाइए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे अगर पूछा कि भाई बच्चे कैसे हैं, तो आप कहेंगे ऑल आर गुड। इसका मतलब आपसे वो वस्तु के बारे में नहीं पूछ रहा है, व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो ऑल आर गुड हो जाता है। घर में सब कैसे हैं, तो भी आप कहेंगे ऑल आर गुड। लेकिन आपसे पूछे कि लाइफ कैसी है, तो आप कहेंगे ऑल इज गुड या ऑल इज वेल। तो यहाँ पे इज इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑल का मतलब यहाँ पे सिर्फ फैमिली नहीं है, फैमिली प्लस योर बिजनेस ऑफिस सब कुछ है, क्लियर। तो ऑल से जब व्यक्ति का बोध हो तो आर लगाना है, ऑल से जब वस्तु का बोध हो तो इज लगाना है। आई होप कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ऑल इज लगाना है कि ऑल के साथ आर लगाना है, क्लियर। नाउ लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। द मोर पीपल विल एग्री विद मी, ओके। द मोर के जगह पे केवल मोस्ट कर दीजिए और कुछ नहीं। मोस्ट पीपल विल एग्री विद मी, मोस्ट जब ज़्यादातर के अर्थ में हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ करेंगे ज़्यादातर, यानी ये मेजॉरिटी बताने के लिए होता है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मेरे से सहमत होंगे, यानी मेजॉरिटी बता रहे हैं, तो फिर मेजॉरिटी में मोर क्यों लगाना है? मोर तो तब लगाना है जब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेजॉरिटी है इसलिए मोस्ट लगेगा। मोस्ट पीपल विल एग्री विद मी, कि मुझसे ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। अब द मोर तो लगाते ही हैं दूसरे वाक्य में, जैसे द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, मतलब कि जितना अधिक तुम पढ़ोगे उतना अधिक तुम सीखोगे या सीखते हो। तो ये तो होता ही है, ठीक है। पर यहाँ पे मोर नहीं होगा, मोस्ट होगा। दा भी नहीं लगाना है, केवल मोस्ट लगाना है, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया। नाउ लेट्स लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो सेशन। I have written the letter in or with ink,
तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक जाएगा और वो है इन जाएगा, ना कि विद। ठीक है, देखिए यहाँ भी कंफ्यूजिंग है और ये आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब आप मटेरियल के रूप में यूज करते हो, मतलब एक आपसे इंस्ट्रूमेंट के सेंस में पूछा गया हो कि भाई आप क्या चीज़ से लिखते हो, तो आप यूज करिए विद का। आई राइट विद अ पेन, कि मैं पेन से लिखता हूँ। ठीक है, और जब फाइनल वर्क के बारे में पूछा जाए कि आपने जो चीज़ लिखा उसमें मटेरियल क्या यूज किया, ना कि इंस्ट्रूमेंट। मटेरियल मतलब एक तरह का लिक्विड आप कह सकते हैं। इंक तो लिक्विड ही है। ग्रेफाइट से लिखते हो यानी पेंसिल से लिखते हो, तो पेंसिल में क्या होता है, लकड़ी से थोड़ी लिखते हैं, उसके अंदर एक मटेरियल होता है, वो ग्रेफाइट है जिससे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मटेरियल की बात होती है तो इन का यूज होता है, इन इंक या इन पेंसिल। ओके, तो मैंने पत्र लिखा है इंक में, इन इंक में लिखा है यानी इंक से लिखा है। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही भाई, जैसे बात है वो कलम से लिखा होगा, बट मेन दिखाना है कि वो कलम में कौन सा मटेरियल यूज किया, पेंसिल या फिर। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर ले, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए कि जब भी वो जो नाउन आएगा एंड में, पेन या पेंसिल, अगर उसके पहले ए लगा है तो विद लगेगा। बिल्कुल आंख बंद करके विद लगा लीजिए। और लास्ट में जो नाउन आया है, अगर उसके पहले ए एन ना हो तो इन लगा लीजिए। अब इससे आसान ट्रिक क्या हो सकता है, और नहीं तो फिर जो मैंने कहा वही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ तो सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा ज़रूर आइएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।